जय हिंद। मैं हूं संजय विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं एग्री मंत्रा चेंजिंग द वे ऑफ थिंकिंग। इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपीपीएससी एग्रीकल्चर प्री एग्ज़ाम के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो स्पेशल सेशन का ये पार्ट 24 है। अभी तक 23 वीडियोस हो चुकी हैं। तो जिन स्टूडेंट्स ने पुरानी वीडियोस को नहीं देखा है, चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आप उन वीडियोस को देख सकते हो। ये वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में रहने वाली है। तो वीडियो के साथ आखिरी तक बने रहिएगा और जल्दी से इस वीडियो के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कर दीजिए। जैसा कि आप सभी को पता है कि कल एग्री मंत्रा ने यूपीपीएससी का कोर्स लॉन्च किया है। जो भी लोग उस कोर्स को खरीदना चाहते हैं वो हमारी ऐप के ज़रिए कोर्स खरीद सकते हैं। एग्री मंत्रा की ऑफिशियल ऐप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 1 की। तो यहाँ पे बात हो रही है बिफोर ट्रांसप्लांटिंग ऑफ पैडी पडलिंग इज डन। यानी अगर हम हिंदी में बात करेंगे तो बात हो रही है कि धान की रोपाई से पूर्व पडलिंग की जाती है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपकी परीक्षा के लिए, क्योंकि कई सारी परीक्षाओं में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। और जानेंगे क्या होगा इसका सही आंसर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा टू रिड्यूस दी परकोलेशन ऑफ वाटर इन सोइल। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि धान की ट्रांसप्लांटिंग यानी कि रोपाई से पहले हम धान के खेत को पडलिंग करते हैं। तो इसका मेन 4-5 उद्देश्य होते हैं। पहला तो हम जो अवेलेबिलिटी होती है न्यूट्रिएंट्स की उसको बढ़ाने के लिए करते हैं, और जो बीड का इन्फेस्टेशन होता है उसको भी हम कम करने के लिए ही पडलिंग करते हैं। लेकिन जो सबसे मुख्य इम्पोर्टेंट इसका जो ऑब्जेक्टिव होता है, जो इसका उद्देश्य होता है पडलिंग करने का, वो होता है टू रिड्यूस दी परकोलेशन ऑफ वाटर इन सोइल। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये भी दे रखा है टू इंक्रीज दी अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपको अभी सिंपल लग रहा होगा, लेकिन इस टाइप के जो क्वेश्चन जब परीक्षा में आते हैं तो स्टूडेंट को कन्फ्यूजन भी होती है और क्वेश्चन गलत भी होते हैं। तो इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, ये जो क्वेश्चन है आपकी परीक्षा के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको इसको याद रखना है। अगर इस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा और अगर ऑप्शन में दे रखेगा टू रिड्यूस द पर्कुलेशन ऑफ वाटर इन सोइल, तो हमको यही ऑप्शन को टिक करना है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। द सेंट्रल एगमार्ग लेबोरेटरी इज लोकेटेड एट, यानी कि केंद्रीय एगमार्ग प्रयोगशाला स्थित है। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और इसका जो सही आंसर होगा वो होगा नागपुर। सब लोगों को पता है कि जो सेंट्रल एगमार्ग लेबोरेटरी है वो आपकी नागपुर में स्थित है, याद रखना है आपको। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। इस क्वेश्चन में बात हो रही है मिल्क फीवर इज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स, यानी कि मिल्क फीवर निम्न तत्व की कमी से होता है, जो कि काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है और सब लोगों को पता है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कैल्शियम। इसको हिंदी में अगर हम बात करें तो कभी कभी दुग्ध ज्वर के नाम से भी ये पूछ लेता है। ये पशुओं में समस्या होती है जो कि कैल्शियम की कमी से होती है और इसको हम मिल्क फीवर भी कहते हैं। तो याद रखिएगा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप एग्रीकल्चर की प्रिपरेशन के लिए मटेरियल देख रहे हैं तो इससे बेहतर सोर्स आपको नहीं मिलेगा। इस ई बुक में सारे क्वेश्चन कवर्ड हैं जो आप देख सकते हैं, बिल्कुल फ्री में हैं। तो ज़रूर देखिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। तो यहाँ पे बात हो रही है व्हाट इज़ द सुटेबल टाइम फॉर स्प्रेइंग ऑफ द इंसेक्टिसाइड ऑन द क्रॉप्स। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। हिंदी में अगर हम बात करेंगे तो बात हो रही है कि फसलों पर कीटनाशक स्प्रे करने का कौन सा समय अच्छा माना जाएगा। काफ़ी अच्छा प्रश्न है और जानेंगे क्या हो उसका आंसर। तो देखिए, जब भी अगर वो इंसेक्टिसाइड की बात करेगा और स्प्रेइंग की बात करेगा, छिड़काव की बात करेगा, स्प्रेइंग की बात करेगा, तो हमारा आंसर आएगा इवनिंग टाइम, यानी कि शाम का समय सबसे अच्छा माना जाता है स्प्रेइंग करने के लिए। जबकि अगर यहाँ पे वो बात करता है डस्ट की, यानी कि धूल की, यहाँ पे बात करता धूल के रूप में, डस्ट के फॉर्म में अगर हम इंसेक्टिसाइड को फसल पर छिड़क रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, तो फिर हमारा आंसर आता है मॉर्निंग टाइम। तो दोनों पॉइंट्स को आपको याद रखना है। परीक्षा में अलग अलग टाइप से क्वेश्चन को घुमा के पूछता है, तो उम्मीद करूंगा आपको दोनों पॉइंट्स बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। व्हेन एवरेज प्रोडक्शन इज इक्वल टू मार्जिनल प्रोडक्शन देन टोटल प्रोडक्शन इज,
यानी जब औसत उपज एवं सीमांत उपज बराबर होती है तब कुल उपज होती है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। सिंपल भाषा में अगर हम बात करें तो एवरेज प्रोडक्शन यानी एपी बराबर है एमपी के यानी कि मार्जिनल प्रोडक्शन के, तब जो हमारा टोटल प्रोडक्शन होगा उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। ये इस क्वेश्चन में टोटल बात हो रही है, तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो होगा मैक्सिमम। याद रखना है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, कई सारी परीक्षाओं में भी पूछा गया है। इस टाइप के क्वेश्चनों की आने की संभावना ज़्यादा होती है, या इस टॉपिक से क्वेश्चन की आने की संभावना ज़्यादा होती है, तो आपको इनको याद रखना है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। यहाँ पे बात हो रही है टू गेट अ प्रॉपर सीड बेड फॉर व्हीट सोइंग फार्मर फॉलोज, यानी गेहूं की बुआई के लिए उपयुक्त खेत तैयार करने हेतु किसान यह क्रिया करता है। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और एक परीक्षा में इसको पूछा गया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यानी कि हमको अगर गेहूं की बुआई करना है, गेहूं की सोइंग करना है हमको खेत में, तो हम कौन सी प्रक्रिया को या कौन सी प्रोसेस को हम अपनाएंगे। तो काफ़ी अच्छा प्रश्न बनेगा ये, और इसका जो आंसर होगा वो होगा प्लो एंड क्रॉस प्लो मैनी टाइम्स, यानी कि हम उसकी जुताई करेंगे और 2-3 बार या कई बार हम उसको क्रॉस, यानी कि पहले इस टाइप से जुताई कर दिया खेत में, फिर इस टाइप से हमने जुताई कर दिया, तो इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं आने की संभावना ज़्यादा होती है, तो इसको हम क्रॉस प्लाइंग बोलेंगे। मतलब पहले ऐसा जुताई किया फिर ऐसा जुताई किया, तो इसको हम बोलते हैं क्रॉस प्लोइंग। तो आंसर होगा प्लो एंड क्रॉस प्लो मैनी टाइम्स, जो कि आपको याद रखना है। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। एडिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर टू क्ले सोयल इंक्रीजेज, यानी जैव पदार्थ चिकनी मृदा में डालने पर बढ़ता है। क्या बढ़ेगा? एरेशन बढ़ेगा, पीएच बढ़ेगा, कि सोयल कंडक्टिविटी बढ़ेगी, कि डब्ल्यूएचसी यानी कि मिट्टी की मृदा की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ेगी। सब कुछ जानेंगे क्या होगा इसका आंसर। आंसर होगा सोयल एयरेशन, यानी कि मृदा में वायु संचार की मात्रा बढ़ जाएगी अगर हम क्ले सोयल की बात कर रहे हैं। यानी कि क्ले सोयल में अगर हम ऑर्गेनिक मैटर को ऐड करेंगे क्ले सोयल में, तो जो है मिट्टी में वायु संचार की वृद्धि हो जाएगी, यानी कि सोयल एयरेशन जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है जो कि आपको याद रखना है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में बात हो रही है कि व्हेन यू फार्म इज मैनेज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफिशियल, मतलब कि व्हेन योर फार्म आपका जो फार्म है वो राजकीय अधिकारियों द्वारा मैनेज किया जा रहा है, उसका प्रबंधन किया जा रहा है, तो उस प्रकार की खेती को हम क्या कहेंगे, ये इस क्वेश्चन में टोटल बात हो रही है। तो काफ़ी अच्छा प्रश्न बनेगा, और इसका जो सही आंसर होगा वो होगा स्टेट फार्मिंग, यानी कि राजकीय खेती। अगर हमारा जो फार्म है उस पर जो भी प्रबंधन है, अगर राजकीय अधिकारियों द्वारा उसका प्रबंधन किया जा रहा है, मैनेजमेंट किया जा रहा है, तो इस प्रकार की जो खेती होती है हम इसको राजकीय खेती यानी कि राजकीय फार्मिंग भी हम इसको कह सकते हैं, जो कि आपको याद रखना है। ठीक, आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की। तो यहाँ पे बात हो रही है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली यूज्ड फॉर ग्रीन मैन्योरिंग इन इंडिया, यानी कि भारतवर्ष में सामान्यतः हरी खाद के लिए कौन सी फसल लेते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, और इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ढैंचा। आप सब लोग जानते हैं कि भारतवर्ष में अगर हम हरी खाद के लिए प्रयुक्त करते हैं तो सबसे ज़्यादा हम ढैंचा को, और सर्वप्रथम हम ढैंचा की फसल को ही लगाते हैं हरी खाद के रूप में। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। फिर आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की। फॉर्मेशन ऑफ हार्ड पैन इन सोयल रिजल्ट्स इन, अगर हम हिंदी में बात करें तो मृदा में कठोर स्तर निर्माण का परिणाम है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, और इसका जो आंसर होगा वो होगा प्रिवेंशन ऑफ रूट पेनिट्रेशन। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, याद रखिएगा इसको। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की। कार्बन इज एन एसेंशियल एलिमेंट्स फॉर प्लांट ग्रोथ, प्लांट्स टेक इट फ्रॉम, यानी कि पौधों की वृद्धि के लिए कार्बन आवश्यक तत्व है, पौधे इसको से ग्रहण करते हैं, यानी कि पौधों की वृद्धि के लिए जो है कार्बन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी आवश्यक है। तो पौधे इसको कहाँ से, इसको सोर्स क्या है जहाँ से इसको ये ग्रहण करते हैं, तो आंसर होगा इसका एयर, यानी हवा से कार्बन को ये ग्रहण करते हैं, जो कि आपको याद रखना है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की। तो यहाँ पे बात हो रही है विच ऑफ द फॉलोइंग रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट वाज लॉन्च्ड बिफोर इंडिपेंडेंस, यानी कि स्वतंत्रता से पूर्व ग्रामीण विकास
के लिए निम्न में से कौन सा प्रोजेक्ट यानी कार्यक्रम शुरू किया गया? काफ़ी अच्छा प्रश्न है और इसका जो आंसर होगा सब लोग जानते हैं। इटावा जो है लगभग 48-49 के आसपास आया था। और कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसको शॉर्ट में हम CDP कहते हैं, तो CDP जो है वो आया था 1952 में। ठीक। और नेशनल एक्सटेंशन सर्विस, इसको शॉर्ट में NES कहते हैं, जो कि आया था आपका 1953 में। तो स्वतंत्रता से पहले एक ही मूवमेंट था यानी प्रोजेक्ट था, तो इसका आंसर होगा कोऑपरेटिव मूवमेंट। इसको आपको याद रखना है, जो कि 1904-5 के आसपास आया था। तो इस टाइप से क्वेश्चन परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं, जिनको आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की। केमिकल यूज्ड फॉर द कंट्रोल ऑफ ट्रांसपायरेशन, यानी कि बाष्पोत्सर्जन के नियंत्रण के लिए प्रयुक्त होने वाला रसायन कौन सा है, जिसका नाम हमको बताना है। तो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और इसका जो सही आंसर होगा वो होगा केओलिन। याद रखना है आपको। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की। द सेकेंड फूड ग्रेन क्रॉप ऑफ इंडिया इज, यानी कि भारत की द्वितीय मुख्य खाद्य फसल है, ये हमको बताना है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा वीट। सब लोग जानते हैं कि जो भारत की मुख्य खाद्य फसल है वो हमारी धान है, यानी जिसको हम पैडी कहते हैं, ये हमारी मुख्य खाद्य फसल है। दूसरे नंबर पे जो हमारी फसल आती है वो होती है गेहूं यानी वीट। तो ये पॉइंट्स को आपको क्लियर करके रखना है। इस टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चन जो होते हैं परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे एल्यूमिनियम फॉस्फाइड इज अ, यानी कि एल्यूमिनियम फॉस्फाइड है एक क्या है, हर्बिसाइड है, इंसेक्टिसाइड है कि फंजीसाइड है? तो हमको इसको जानना है और इसका जो सही आंसर है वो है इंसेक्टिसाइड है। तो आपको याद रखना है कि एल्यूमिनियम फॉस्फाइड जो है एक इंसेक्टिसाइड यानी कि कीटनाशी है। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे पूसा केसर इज़ अ वेराइटी ऑफ, यानी कि पूसा केसर की फसल है। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और कई बार परीक्षा में इसको पूछा गया है। तो सबको पता है कि पूसा केसर जो है वो गाजर की यानी कैरेट की काफ़ी फेमस, काफ़ी इम्पोर्टेंट वेराइटी है। तो इसको आप सिंपली याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की। क्वेश्चन नंबर 17 में बात हो रही है कि पंचायती राज वॉज फर्स्ट स्टार्टेड इन इंडिया एट, यानी कि भारत में पंचायती राज की प्रथम शुरुआत हुई थी। यहाँ पे हमसे राज्य पूछ रहा है यानी स्टेट पूछ रहा है कि इंडिया में यानी भारत में सबसे पहले जो पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई थी वो किस राज्य से, किस स्टेट से शुरू की गई थी, ये इस प्रश्न में पूछा जा रहा है। ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न बनता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई सारी परीक्षाओं में पूछा है और इस टाइप का जो क्वेश्चन है आपकी परीक्षा में पूछ सकता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा राजस्थान। सबको पता है कि पंचायती राज्य की सबसे पहले जो शुरुआत हुई थी भारत में वो राजस्थान राज्य से, राजस्थान स्टेट से इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की। मेल एंड हर्मोफ्रोडाइट्स प्रोडक्ट बोथ टाइप ऑफ फ्लावर्स आर फाउंड इन, यानी नर एवं उभयलिंगी दोनों प्रकार के फूल पाए जाते हैं। उस फसल को हमको बताना है, उस फसल का क्या नाम है जिसमें नर यानी मेल और हार्मोफ्रोडाइट्स यानी कि उभयलिंगी दोनों प्रकार के फूल पाए जाते हैं। तो काफ़ी अच्छा प्रश्न बनता है आपकी परीक्षा के लिए और इसका जो सही आंसर होगा वो होगा मैंगो यानी आम। तो आपको याद रखना है कि आम की जो फल है इसमें मेल और हार्मोफ्रोडाइट्स दोनों टाइप के फूल यानी फ्लावर्स इसमें पाए जाते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है आपकी परीक्षा के हिसाब से। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की। तो यहाँ पे बात हो रही है वर्टिकल रेजिस्टेंस इन प्लांट्स इन कंट्रोल्ड बाय, यानी कि हिंदी में अगर हम बात करें तो बात हो रही है ऊर्ध्व रोग रोधिता खलिस्तान पौधों में नियंत्रित करती है। ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है और जानेंगे क्या होगा इसका सही आंसर। तो आप सब लोग जानते हैं कि जो वर्टिकल रेजिस्टेंस होता है वो 1 और 2 जीन्स को प्लांट्स में कंट्रोल करता है। आपको इसको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 की। तो यहाँ पे बात हो रही है ग्लाइकोलाइसिस की। क्वेश्चन है ग्लाइकोलाइसिस अकर्स इन, यानी ग्लाइकोलाइसिस में होती है, किस में होती है ये हमको बताना है। और तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा साइकोसेल, जो कि आपको याद रखना है। फिर आगे बढ़ेंगे,
बात करेंगे आज के प्रश्न की यानी क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। तो इससे पहले हम प्रीवियस वीडियो में एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन है नोस्टॉक इज एन एग्जाम्पल। नोस्टॉक जो है वो किसका उदाहरण है? तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो होगा बैक्टीरिया। तो आपको याद रखना है नोस्टॉक जो है बैक्टीरिया का उदाहरण है, एग्जाम्पल है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछ सकता है इस प्रकार का क्वेश्चन। अब हम बात करेंगे आज के क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में, जिसका जवाब आपको कमेंट में बताना है और सही आंसर फिर हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन है सिट्रस कैंकर इज। जो सिट्रस कैंकर की समस्या है वो वायरल बीमारी है, जीवाणु वाली बीमारी यानी बैक्टीरियल बीमारी है, फंगल डिसीज यानी कि कवक वाली बीमारी है, या इनमें से कोई नहीं है। इनमें से सही आंसर आपको कमेंट में बताना है। सही आंसर नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करूंगा आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है और इस वीडियो के लिंक को आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। अगर आप अभी तक एग्री मंत्रा चैनल पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। साथ ही चाहें तो एग्री मंत्रा के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को आप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।